हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपने अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि अर्धसूत्री विभाजन दो भागों में बंटा होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। लास्ट लेक्चर में हमने अर्धसूत्री विभाजन जो प्रथम है वो कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर अपने क्या देखा था कि जो अपने पास मात्र कोशिका थी, ठीक है, मात्र कोशिका किस प्रकार की थी? द्विगुणित थी, ठीक है। जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट हुआ था तो उससे दो पुत्री कोशिकाएं बनी थी और दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या थी? मात्र कोशिका की तुलना में आधी। मतलब पुत्री कोशिकाएं किस प्रकार की थी? अगुणित। वहां पर अपने एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिया था कि मात्र कोशिका में हमने 4 गुणसूत्र लिए थे और जो पुत्री कोशिकाएं बनी थी उन पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने थे? 2-2। मतलब मात्र कोशिका की तुलना में आधे। तो जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है उसकी चारों अवस्थाएं अपने पढ़ ली थी। पूर्वावस्था प्रथम, मध्यावस्था प्रथम, पश्चावस्था प्रथम और अंत्यावस्था प्रथम। हमने ये भी पढ़ा था कि जो पूर्वावस्था प्रथम है मतलब प्रोफेज फर्स्ट है, वो आगे 5 भागों में बंटी होती है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इस प्रकार हमने जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है वो कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर के अंदर अपने अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे और समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बीच में अपने अंतर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है वो बिल्कुल कैसा होता है? समसूत्री विभाजन की तरह। किस प्रकार? वो अपने पढ़ेंगे। तो अपना आज का टॉपिक है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, या इसे अपने लिख दें द्वितीय, मियोसिस सेकंड। देखो, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के अंदर जो पहली इसकी अवस्था आएगी वो कौन सी आएगी? पूर्वावस्था प्रथम, ठीक है। तो अपने देखेंगे कि पूर्वावस्था प्रथम में क्या होगा। सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसा समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था में होता है। देखो किस प्रकार कि ये अपने पास है एक कोशिका, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर ये क्या उपस्थित है? कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली है, ठीक है। अपने पास हमने देखा था कि जब जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है वो खत्म हुआ था तो अपने पास 2 पुत्री कोशिकाएं बनी थी। एक अपने वो पुत्री कोशिकाएं यहां पर बना रही हैं एक। इस पुत्री कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र रह गए थे? इस पुत्री कोशिका में 2 गुणसूत्र थे, ठीक है। ये है इसकी केंद्रक झिल्ली और ये थी केंद्रिका, ठीक है। ये अपने पास एक पुत्री कोशिका है। इस प्रकार की एक और भी बनी थी लेकिन अपने एक को ही यहां पर बनाएंगे, ठीक है। एक इस पुत्री कोशिका में 2 गुणसूत्र उपस्थित हैं। ये आगे किसमें जाएगी? पूर्वावस्था द्वितीय के अंदर। किसके अंदर? पूर्वावस्था द्वितीय के अंदर। अब देखो पूर्वावस्था द्वितीय के अंदर कौन कौन से परिवर्तन आएंगे। तो देखो कोशिका भित्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, उसी प्रकार रहेगी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर क्या उपस्थित होगा? कोशिका झिल्ली। सबसे पहला परिवर्तन क्या आ जाएगा कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाएंगी। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो अपने यहां पर केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका नहीं बनाएंगे। दूसरा पॉइंट जो अपने याद रखना है कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य आपस में मिक्स हो जाएंगे। केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट
जो आपने याद रखना है कि ये जो जिनमें विकुंडलन हुआ था, आपने देखा था कि जो अंत्यावस्था प्रथम थी उसमें गुणसूत्रों में विकुंडलन हो गया था, वो वापस क्या हो जाता है, उनमें कुंडलन हो जाता है। मतलब जो क्रोमेटिन है उनमें कुंडलन होता है और वो छोटे और मोटे हो जाते हैं। इस प्रकार की संरचना यहां पर बन जाएगी। इस प्रकार की संरचना वो किस प्रकार के बन जाएंगे, छोटे और मोटे, यहां पर अपने बना सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है कि जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन में कुंडलन होने से वे छोटे और मोटे हो जाते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट कि यहां पर जो तर्कु तंतु हैं, तर्कु तंतुओं का जो निर्माण है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो अपने इस प्रकार यहां पर बना सकते हैं इसके पीछे की ओर। तर्कु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तर्कु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार ये अपने पॉइंट याद रखने हैं किसके अंदर, पूर्वावस्था सेकंड के अंदर। ये चारों के चारों पॉइंट कौन से हैं, जो समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था में थे। कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर यहां पर नहीं है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य आपस में मिल जाएंगे। क्रोमेटिन है, इसमें कुंडलन होगा और वो छोटे और मोटे हो जाएंगे और तर्कु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया डायग्राम किसका, प्रोफेज, जिसे अपने बोलते हैं पूर्वावस्था, प्रोफेज सेकंड का। ठीक है, प्रोफेज सेकंड के बाद में, मतलब पूर्वावस्था सेकंड के बाद में कौन सी अवस्था आती है, मध्यावस्था सेकंड, जिसे अपने बोलते हैं मेटाफेज सेकंड। तो मध्यावस्था सेकंड, तो सबसे पहले अपने इसका डायग्राम बना लेते हैं। मेटाफेज सेकंड के अंदर देखो क्या होगा, सबसे पहले अपने बनाएंगे कोशिका भित्ति। तो ये है अपने पास कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर की ओर क्या उपस्थित है, अंदर है कोशिका झिल्ली। तो ये है कोशिका झिल्ली। यहां पर पहला पॉइंट आपने क्या याद रखना है कि तर्कु तंतुओं का निर्माण पूर्ण हो जाएगा इस प्रकार। ये अपने क्या बना दिए, तर्कु तंतु। तो सबसे पहला पॉइंट, तर्कु तंतु या तर्कु तंतुओं का निर्माण पूर्ण हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपने क्या याद रखना है, यहां पर बीच में एक पट्टिका बनती है जिसे अपने बोलते हैं मध्यवर्ती पटलिका। दूसरा पॉइंट, मध्यवर्ती पटलिका का निर्माण होता है। मध्यवर्ती पटलिका का निर्माण होता है। ठीक है, फिर जो तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि जो सभी गुणसूत्र, मतलब अपने पास यहां पर दो गुणसूत्र है, सभी गुणसूत्र कहां पर आ जाते हैं, मध्यवर्ती पटलिका पर। इस प्रकार यहां पर यहां पर। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट, सभी गुणसूत्र मध्यवर्ती पटलिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र कहां पर आ गए, मध्यवर्ती पटलिका पर। अब फिर वही जो मैंने आपको वहां पर बताया था कि यहां पर ये क्या है, तर्कु तंतु, ये है मध्यवर्ती पटलिका, ये है गुणसूत्र बिंदु।
और इस प्रकार यहाँ पर ये बने हुए हैं क्रोमेटिड। तो अपने को यहाँ पर क्या लग रहा है कि गुणसूत्र बिंदु है वो दोनों साइडों से किसके साथ जुड़ा हुआ है, तर्कु तंतु के साथ। लेकिन फिर वही बात आपने याद रखनी है कि गुणसूत्र बिंदु के चारों ओर प्रोटीन की एक डिस्क होती है। किसकी? प्रोटीन की एक डिस्क होती है जिसे अपने बोलते हैं काइनेटोकोर। तो वास्तव में काइनेटोकोर तर्कु तंतु के साथ जुड़ी हुई है और दोनों तरफ से जुड़ी हुई है। अपने पढ़ा था कि मध्यावस्था प्रथम, याद करो मध्यावस्था प्रथम में क्या था कि जो काइनेटोकोर था वो सिर्फ एक तरफ से ही तर्कु तंतु से जुड़ा था। यहां पर वो दोनों साइडों से जुड़ा है। जिस प्रकार था समसूत्री विभाजन की मध्यावस्था में, जिस प्रकार समसूत्री विभाजन की मध्यावस्था में काइनेटोकोर दोनों तरफ से तर्कु तंतु से जुड़ा था, उसी प्रकार मध्यावस्था जो सेकंड है इसके अंदर भी दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है। लेकिन समसूत्री विभाजन जो मध्यावस्था प्रथम है उसके अंदर सिर्फ एक साइड से जुड़ा होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटोकोर दोनों तरफ से तर्कु तंतु से जुड़ा रहता है, तर्कु तंतु से जुड़ा रहता है, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखने किसके अंदर? मध्यावस्था सेकंड के अंदर। और ये सभी के सभी वही पॉइंट हैं जो समसूत्री विभाजन की मध्यावस्था में थे। अब देखो समसूत्री जो अपना अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रथम मध्यावस्था थी उसके अंदर और इस मध्यावस्था सेकंड के अंदर अंतर क्या है कि यहाँ पर सभी गुणसूत्र मध्यावर्ती पटलिका पर आ जाते हैं, मतलब एक ही पट्टिका पर आ जाते हैं। वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर दो अलग अलग पटलिकाओं पर वो व्यवस्थित हो जाते हैं। यहाँ पर जो काइनेटोकोर है वो दोनों तरफ से तर्कु तंतु से जुड़ा हुआ है और मध्यावस्था प्रथम में वो सिर्फ एक साइड से ही जुड़ा रहता है। तो ये आपने याद रखना है मध्यावस्था सेकंड, ठीक है। मध्यावस्था सेकंड के बाद में कौन सी आती है? ये किसका डायग्राम हो गया? मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड के बाद में क्या आएगी? एनाफेज सेकंड, जिसे अपने बोलते हैं पश्चावस्था। पश्चावस्था सेकंड या एनाफेज सेकंड। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले अपने डायग्राम बनाएंगे। ये कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के अंदर ये है कोशिका झिल्ली। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, उसी प्रकार कि यहाँ पर क्या है कि जो तर्कु तंतु हैं वो दोनों साइडों से काइनेटोकोर के साथ जुड़े हैं, तो वो दोनों तरफ से उसे खींच रहे हैं। तो होगा क्या, गुणसूत्र बिंदु दो भागों में विभाजित हो जाएगा। जैसे अपने पढ़ा था समसूत्री विभाजन में, ये दो भागों में विभाजित हुआ तो ये दो क्रोमेटिड इस साइड आ गए, दो क्रोमेटिड इस साइड आ गए, बाकी ये उसी प्रकार ये दो इस साइड आ गए और ये दो इस साइड आ गए, ठीक है। तो यहां पर पहला पॉइंट क्या आ जाएगा कि गुणसूत्र बिंदु दो भागों में विभाजित हो जाता है। गुणसूत्र बिंदु दो भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कि इस अवस्था में जो गुणसूत्र हैं वो दुगने हो जाते हैं। यहां पर कितने थे? दो, यहां पर कितने हो गए? चार, ठीक है। तो इस अवस्था में गुणसूत्र दुगने हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जिस प्रकार अपने समसूत्री विभाजन में पढ़ा था कि जब ये दो भागों में विभाजित हुए तो अपने को गुणसूत्र यू वी एल आकार के दिखाई देते हैं कि कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार के भी हो सकते हैं,
ठीक है, तो यू वी एल, जैसे ये एल है ये वी है, थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो वो यू बन जाता। तो इस अवस्था में गुणसूत्र यू वी एल आकार के दिखाई देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। लास्ट एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो कि गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर किस प्रकार, अभी अपने देखते हैं कि गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं कि ये जो दो गुणसूत्र हैं ये इस ध्रुव की ओर आएंगे क्योंकि इस साइड से इन्हें खींचा जा रहा है। ये दोनों गुणसूत्र उस ध्रुव की ओर जाएंगे क्योंकि उन्हें उस साइड से खींचा जा रहा है। तो विपरीत ध्रुवों की ओर आ रहे हैं, ये इस साइड ये इस साइड। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं पश्चावस्था द्वितीय के अंदर। ये पश्चावस्था द्वितीय सेम टू सेम वैसी ही है जैसी समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था थी। अब अपने देखें कि अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रथम की पश्चावस्था है और ये जो पश्चावस्था द्वितीय है, इन दोनों में अंतर क्या है। यहां पर तो गुणसूत्र बिंदु दो भागों में विभाजित हो गया, लेकिन जो पश्चावस्था प्रथम है उसमें गुणसूत्र बिंदु दो भागों में विभाजित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सिर्फ एक साइड से ही तर्कु तंतु से जुड़ा था। यहां पर वो दोनों साइडों से जुड़ा है, दोनों साइडों से फोर्स लग रहा है, दोनों साइडों से कोई उसे अपनी ओर खींच रहा है। यहां पर गुणसूत्र दुगने हो गए क्योंकि वो दो भागों में विभाजित हो गया, वहां पर वो दो भागों में विभाजित नहीं हुआ तो वो दुगने भी नहीं हुए। यहां पर जब वो विपरीत ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो वो यूवीएल के आकार के दिखाई देते हैं, लेकिन वहां पर कहां पर पश्चावस्था प्रथम में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि वो यूवीएल शेप के दिखाई दें क्योंकि उनका विभाजन ही नहीं होता। तो ये हो गया अपना कौन सा, एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट का डायग्राम। एनाफेज फर्स्ट के बाद में क्या आती है, टीलोफेज फर्स्ट, अंत्यावस्था प्रथम। अंत्यावस्था सेकंड, सॉरी अंत्यावस्था सेकंड, ये एनाफेज सेकंड। ठीक है, अंत्यावस्था सेकंड के अंदर देखो क्या होगा। पहले अपने इसका डायग्राम यहां पर बना लेते हैं इसी के आगे। ये कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के नीचे अंदर की ओर कोशिका झिल्ली। आपने साथ साथ डायग्राम भी देखना है ध्यान से। तो पहला पॉइंट कि जो गुणसूत्र हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहां पर आ जाएंगे और गुणसूत्रों में विकुंडलन होता है। गुणसूत्रों में विकुंडलन हो जाता है, मतलब इस प्रकार के हो जाएंगे वो, उनमें विकुंडलन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तर्कु तंतु विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, जो तर्कु तंतु हैं ये पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएंगे। चौथा पॉइंट कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका का पुनर्निर्माण हो जाता है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका का पुनः निर्माण
हो जाता है। इस प्रकार यहां पर भी क्या बन जाएगी, केंद्रक झिल्ली, यहां पर भी बन जाएगी केंद्रक झिल्ली, अंदर की ओर क्या बन जाएगी, केंद्रिका। ठीक है, बाद में क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन होने से क्या होगा, ये कोशिका झिल्ली बन गई और ये क्या बन गई, कोशिका भित्ति। ये बन गई कोशिका झिल्ली और बाहर की ओर ये क्या बन गई, कोशिका भित्ति। तो मतलब अपने पास एक कोशिका थी, एक कोशिका से आगे फिर अपने दो बन गई, लेकिन इनमें गुणसूत्र कितने हैं, जितने इसमें थे। तो इस प्रकार अपने बनाया था कि ये एक कोशिका थी, इसमें अपने लेके चले थे कि 4 गुणसूत्र हैं। इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होने से 2 कोशिकाएं बनी। इन दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने रह गए थे, 2 है ना, 2 फिर अपने इनमें आगे फिर विभाजन होता है, अपने एक में ही लेके चले हैं, लेकिन दूसरी में भी इसी प्रकार विभाजन होगा। इसमें 2 गुणसूत्र हैं, तो इससे आगे इस एक कोशिका से जिसमें 2 गुणसूत्र हैं, फिर 2 कोशिकाएं बनी आगे यहां पर, और इनमें भी कितने कितने गुणसूत्र हैं, 2 ठीक है। ये अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार का है, ये है सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार जो गुणसूत्र कम होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में ही होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम को अपने न्यूनकारी विभाजन भी बोलते हैं, क्योंकि इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में कमी होती है, आधे रह जाते हैं। द्वितीय है जो अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय है वो समसूत्री विभाजन जैसा ही है, क्योंकि उसमें गुणसूत्र कम नहीं होते, गुणसूत्र समान रहते हैं। तो ये अपना अर्धसूत्री विभाजन क्या हो गया, कंप्लीट। इसके बाद अपने पढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में अंतर। 4 या 5 अंतर अपने देखेंगे मेन। तो देखो, एक साइड अपने लिखते हैं यहां पर समसूत्री विभाजन और दूसरी साइड अपने यहां पर लिख लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इनमें अंतर लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है कि समसूत्री विभाजन, ठीक है, कि यह केवल, या इस प्रकार लिखो कि यह विभाजन अगुणित व द्विगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होते हैं। दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होता है। और अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ और सिर्फ कौन सी कोशिकाओं में होता है, द्विगुणित कोशिकाओं में ही होगा। ठीक है, यह विभाजन सिर्फ द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या याद रखना है कि समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। या लिख सकते हो कि समसूत्री विभाजन में एकमात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। और इसके अंदर एकमात्र कोशिका से चार पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। इनमें क्या था कि पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। ठीक है, पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र या गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान
मात्र कोशिका के समान रहती है, कि जितने गुणसूत्र मात्र कोशिका में हैं उतने ही होते हैं पुत्री कोशिकाओं में। और यहाँ पर क्या है कि पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। जैसे मात्र कोशिका में 4 हैं तो जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी 4, उनके अंदर 2-2 गुणसूत्र रह जाएंगे। समसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज है, प्रोफेज अवस्था वो सरल होती है, लेकिन इसकी जो प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट जटिल अवस्था है। ठीक है। फिर आप याद रख सकते हो कि समसूत्री विभाजन के अंदर जीन विनिमय नहीं होता, जीन विनिमय नहीं होता। या आप ये भी लिख सकते हो कि इसके अंदर समजात गुणसूत्रों में युग्मन नहीं होता, इसमें जीन विनिमय होता है, जीन विनिमय उपस्थित होता है। ये आप याद रख सकते हो। और इसमें आप क्या याद रख सकते हो कि समसूत्री विभाजन की जो एनाफेज है, जिसे अपने बोलते हैं पश्चावस्था, पश्चावस्था या पश्चावस्था, पश्चावस्था में गुणसूत्र 2 गुने हो जाते हैं या दुगने हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि इसकी जो पश्चावस्था प्रथम है, पश्चावस्था फर्स्ट में आधे रह जाते हैं, या कह सकते हो कि दुगने नहीं होते। ठीक है। और इसमें आप क्या लिख सकते हो कि इसमें समसूत्री विभाजन में केंद्रक का विभाजन एक बार होता है, केंद्रक का विभाजन एक बार होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में जो केंद्रक विभाजन है वो 2 बार होता है, केंद्रक विभाजन 2 बार होता है। तो ये कितने पॉइंट हो गए? 3 और 3 6 7 पॉइंट हो गए। तो ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, कि इसमें ये होता है अगुणित और द्विगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में। ये सिर्फ कौन सी कोशिकाओं में होता है? द्विगुणित। इसमें एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और अर्धसूत्री विभाजन में एक मात्र कोशिका से 4 बनती हैं, लेकिन उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और समसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। समसूत्री विभाजन में जो प्रोफेज है वो सरल अवस्था होती है, आसान है, लेकिन जो प्रोफेज फर्स्ट है वो क्या होती है? जटिल। इसमें जीन विनिमय नहीं होता, किसमें? समसूत्री में। और अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय उपस्थित होता है। तो इस प्रकार जो अंतर है कि इसके अंदर जो केंद्रक का विभाजन है वो एक बार होता है और अर्धसूत्री विभाजन में केंद्रक का विभाजन 2 बार होता है। तो इस प्रकार जो आपका सेकंड लेसन है कोशिका व कोशिका चक्र वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका लेसन है आवर्तबीजी पादपों की आकारिकी। वो लेसन अपने शुरू करेंगे। इस लेसन के अंदर यदि आपको कोई भी डाउट हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू।